ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब दे दो। और इस 100 डेज़ को बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आया और मेरे ख्याल से देखने में आपको भी मज़ा आएगा। आज तक मैंने जब भी हार्डकोर खेला मैं उसको बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मेरा पहला हार्डकोर वर्ल्ड था जो मैंने आज तक बनाया है। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैंने देखा मैं बैडलैंड्स के अंदर स्पॉन हुआ हूँ, जो कि सबसे बेकार बायोम थी स्टार्टिंग के लिए। शुक्र है मेरे को साइड में एक ट्री दिख गया, लेकिन जो बैडलैंड्स बायोम थी इसको मेसा बायोम भी कहते हैं और इसके अंदर हमें गोल्ड तो इन्फिनाइट मिल सकता है। तो मैं गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर सकता था, लेकिन अभी गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करने का कोई टाइम नहीं था क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती और मैं खाने के लिए यहाँ कोई सोर्स नहीं थी। तो मैंने जल्दी से पेड़ तोड़ा। पेड़ तोड़ने के बाद मैं एक्सप्लोरेशन पे चले गया कि मैं इस बेकार सी बायोम से निकल पाऊँ। बैडलैंड बायोम में हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है जो आगे मेरे लिए काम भी आ सकता है अगर मेरे को कोई बीकन बनाना हो या फिर मेरे को गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करने हो। और मैंने इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मॉड भी लगाया जिससे मैं एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो क्राफ्ट करना इतना ईजी भी नहीं है। उसके लिए मेरे को गोल्ड ब्लॉक्स चाहिए है और जहाँ हम गोल्ड इंगेट्स रखते हैं वहाँ मेरे को गोल्ड ब्लॉक्स रखने पड़ेंगे। मिसा बायोम में सरफेस पे ही हमेशा माइन शाफ्ट होती है, तो ये हमारे काम की भी हो सकती है। सबसे पहले इस क्रीपर को फटाया और फिर क्रीपर को फाड़ने के बाद मैं चले गया पानी के अंदर थोड़ी फिशेस को मारने ताकि मैं फिशेस को पकाकर खाना खा सकूं। और फिर मैं चले गया माइनिंग पे और डे 3 तक मैंने इतना आयरन माइन कर लिया था कि मैं आयरन आर्मर में कवर हो गया। और फिर अपने दोस्त से बात करते करते मैं एक्सप्लोरिंग पे चले गया। तो फिर माइनिंग गया और फिर माइनिंग पे मेरे को 5 डायमंड मिले और वो जो 5 डायमंड थे वो मैंने माइन करके ही लाए थे, लेकिन जो मेरा रिकॉर्ड था वो नहीं हुआ था। तो मैं आगे जाकर दिखा दूंगा, वो मैंने क्रिएटिव से नहीं किए थे, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लो। पास बाय करेगा ना तो सारी प्रीमियम चीजें फ्री में मिलेंगी। उसको गेम पास से 500 रुपए कॉस्ट हैं? ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने आज एक्सबॉक्स का गेम पास खोला है। जब उन्होंने बोला अगर आप बाय करोगे तो मैंने एक जो प्रीमियम गेम है ना उससे गेम पास होता है, आप उसके साथ उस गेम को खेल सकते हैं। ओ, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सप्लीमेंट मैंने ले लिया सच में। और अगर आप गलत निकला ना हो तो मेरे भैया थे, मतलब ना उनके पास पता नहीं ऐसी कोई गेमिंग वेबसाइट थी जहाँ से वो जीके वगैरह डाउनलोड करते करना मार्क लगा दे। तो उन्होंने बताया था भाई वेबसाइट कि वहाँ पे तो कोई भी प्रीमियम गेम डाउनलोड कर सकता है और नीचे लिखा भी होता है कि आपके पास मतलब जैसे जीके खेलने के लिए हमारे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। और हम दोनों ने नादानी की, हम दोनों के पास सारी चीजें वाली रखी। और फिर डे 4 पे जो भी विलेजर्स थे, मैंने विलेजर जब सोने जा रहे थे तो मैंने उनके घर के सामने कॉबलस्टोन लगा दिया ताकि वो बाहर ना आ सके और आने वाले टाइम में मैं उनको प्रोफेशंस देकर अपना गुलाम बना सकूं। तो डे 4 तक तो मेरा ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जैसे डे 5 आया मैंने एक विलेजर का घर हड़प लिया और उसके अंदर एक चेस्ट लगा दी। तो अब वो मेरा परमानेंट घर तो नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए वो मेरा परमानेंट घर हो सकता है। इस विलेज से मेरे को इतने हेबेल्स मिल गए थे कि मेरे पुश्तों को भी खाने की कमी नहीं होने वाली। इतने ज़्यादा हेबेल्स इस विलेज में थे, मुझे कोई 1.5 स्टैक हेबेल्स मिले थे। और ब्रेड नहीं, 1.5 स्टैक हेबेल्स, मतलब मैं कुछ 4 स्टैक ब्रेड के बना सकता था, इतने सारे हेबेल इस विलेज में थे। डे 5 को विलेजर के घर तोड़कर थोड़ी वुड कलेक्ट की, खुद की एक माइन बनाने का सोचा, लेकिन वहाँ नीचे पूरा पानी था तो यहाँ पर तो मैं माइन नहीं बना सकता था। लेकिन फिर मैंने आगे जाकर एक माइन बनाने की सोची और वहाँ पर मेरी माइन बन भी गई, लेकिन उससे पहले डे 6 की शुरुआत की। और फिर वहाँ मेरे को पता चलता है एक माइन शाफ्ट है और क्रीपर और जॉम्बीज भी। तो वहाँ जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं हुई, मैंने सरफेस पे थोड़ा चीज़ें माइन की, लेकिन नीचे जाना ही पड़ा और फिर मेरे साथ कुछ हादसे भी हुए। लेकिन पानी की बकेट से मैं फाइनली वहाँ से बच गया था और मेरा इरादा कोई नहीं था यहाँ पर रहने का, क्योंकि माइन शाफ्ट तो मैं अगले एपिसोड में एक्सप्लोर कर लूँगा। What the hell? नहीं, क्रीपर फट रहे यहाँ। लावा इधर दूर दूर तक कहीं नहीं है और वो जलता हुआ आएगा तो मरेगा नहीं। अबे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आ रही है। और डे 7 से 10 तक मैंने सिर्फ माइन की। मैं माइन तो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन जो डायमंड की क्लिप है वो मैं अभी आपके सामने लाता हूँ।
अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ही आपको आयरन माइनिंग का कंटेंट दिखेगा। और जो मैं आपको सारी डायमंड की क्लिप दिखा रहा हूँ मैंने सर्वाइवल में लाई है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो चीट से बिल्कुल ऑफ है। और जो हार्डकोर होता है उसके अंदर अगर आप गेम मोड स्लैश कर भी नहीं कर सकते, तो मतलब ये जो सारे डायमंड्स है मैंने खुद माइन करके ढूंढे हैं और आप इसमें कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो ये सारी डायमंड क्लिप्स जो है इसको ढूंढने में मेरे को 3 दिन लगे हैं। तो मतलब मेरे को पूरा 1 घंटा लग गया सारे डायमंड को फाइंड करते करते। और मैंने ऑब्सीडियन से एन्चेंटमेंट टेबल के ले लिया, क्योंकि नेदर में हम इस एपिसोड में नहीं जाने वाले हैं। और ये ऑब्सीडियन लेने के बाद मैं ऊपर जाने का वे फाइंड करने लगा कि मैं यहाँ से जा सकूँ। और फिर केव से बाहर आकर मैं सो गया और डे 11 की शुरुआत की। डे 11 की शुरुआत में मैंने आर्मर बनाया, लेकिन सिर्फ 12 ही डायमंड थे। मेरे को लगा मैंने ज़्यादा माइंड किया है, तो मैंने एक चेस्ट प्लेट और एक बूट्स बना दिए। और फिर मैं अपने बेस के आसपास टॉर्चेस लगाने लगा, ताकि यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो और ये सारा एरिया स्पॉन प्रूफ हो जाए और यहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज़ या मॉब्स ना पाए, खासकर क्रीपर्स। और फिर मैंने विलेजर से पूछा क्या मैं उसके वीट ले सकता हूँ, तो उसने मेरे को ना बोला, लेकिन मैंने तब भी वीट ले लिए, क्योंकि मेरे को काउस की ब्रीडिंग करानी थी और मेरे को बहुत सारा लेदर चाहिए था। तो मैंने इसके वीट ले लिए और ब्रीडिंग शुरू करने लग गया। लेकिन मुझे यहाँ पर ये काम नहीं करना था, क्योंकि जो विलेज था मेरे को बहुत ही बेकार लग रहा था। तो मैंने सोचा अपने खुद का बेस बनाते हैं, और यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा पानी था, तो मैंने सोचा मैं पानी के आसपास ही अपना बेस बनाऊँगा। तो मैं ब्रिज बनाने लग गया। और फिर डे 13 पे मैंने फार्म बनाना सोचा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वीट चाहिए ब्रीडिंग के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा फार्मिंग भी करनी होगी। और फिर मेरे को केव में जितने मैंने फाइट किए थे ज़ॉम्बीज़ या स्केलेटन से जितनी बोन्स मिली थी मैंने सारी की सारी यूज़ कर दी, ताकि मैं यहाँ पर एक अच्छा फार्म बना सकूँ। और फिर डे 14 पे मैंने एक एक्सेलॉटल को अपनी बकेट में कैच कर लिया। और फिर कैच करने के बाद मैंने उसके लिए एक छोटा सा होम बना दिया, हाउस बना दिया उसके लिए, और वहीं पर उसको रख दिया। लेकिन हम आगे जाकर इसके लिए ज़रूर एक बड़ा एक्वेरियम बनाएंगे और एक बड़ी लेक। और डे 16 की सुबह पे जाते ही मैंने जो अपने एक्सेलॉटल का घर था वो थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत ही अगली लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं डे 20 तक माइनिंग पे चला गया, और वो कॉबल स्टोन की माइनिंग पे नहीं, मैं सीधा गया हूँ ट्रीज़ की माइनिंग पे, ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा ओक वुड मिले और मैं एक ब्रिज बना सकूँ। डे 13 पे मैं सोच लिया था कि इतनी फार्मिंग करूँगा, इतनी सारी काउज हो जाएगी कि मैं पूरा एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप एक ही बार में बना दूँगा। थोड़ी सैंड माइन की, ताकि मैं ग्रेवल को हटा के वहाँ पर सैंड लगा सकूँ और सैंड पे शुगर केन ग्रो कर सकूँ, क्योंकि जब सैंड पे शुगर केन ग्रो होता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ग्रेवल से सैंड को रिप्लेस करने के बाद वहाँ पर मैंने सैंड लगा दी और फिर उसके ऊपर शुगर केन ग्रो कर दिया। वैसे माइनक्राफ्ट का लॉजिक बहुत सही है, जैसे देख सकते हो मेरे पास शुगर केन है और मैंने इसको पानी के अंदर लगा दिया और इसने पानी को रोक भी दिया। और फिर पूरे डे 15 तक मैंने तो बोट क्लच की ट्राई की कि मैं वो बोट लगाऊंगा और एक 360 मारूंगा। और डे 15 तक मेरे को बहुत मज़ा आया। और फिर अब डे 16 शुरू होता है। डे 16 शुरू होते मैंने बहुत ज़्यादा वुड काटी, क्योंकि मुझे इतनी ओक वुड चाहिए ही होगी ताकि मैं एक ब्रिज बना सकूं और ब्रिज के पास में कॉ फार्म बना सकूं और शायद से अपना घर भी बनाऊं। और फिर मैंने इस फार्मर को स्कैम कर दिया, इसकी सारी ओक वुड तोड़ ली और ओक वुड की जगह मैंने प्लैंक लगा दिए। लेकिन इसको वैसे भी ओक वुड का कुछ करना तो है नहीं, इसको तो बस खेती बाड़ी करनी है, तो इसको बुरा भी नहीं लगा। और इसको ये तक पता नहीं चला कि मैंने रिप्लेस भी कर दी है। फिर मैंने इसकी थोड़ी गाजर ली और फिर मैं चले गया गाजर को बोने, ताकि मैं गाजर की भी खेती कर सकूं। और फिर मैं फिर से बोट क्लचेस ट्राई करने लग गया कि मैं बोट लगाऊंगा और फिर 360 डिग्री घूमूंगा, लेकिन ये पता नहीं मैं कर क्या रहा था। और फाइनली जब डे 17 शुरू हुआ तो मैं एक ब्रिज बनाने लग गया, और वो ब्रिज जो था बहुत अच्छा होने वाला था। लेकिन सबसे पहले मैं ओक वुड लगाऊंगा और फिर साइड में फेंस की गेटिंग करूंगा। और यकीन मानो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को ओक वुड चाहिए थे, तो मेरे को और ट्री को माइन करने जाना पड़ा। मैं ऐसा कुछ रखने वाला था इसका डिज़ाइन कि यहाँ पर चार फेंस के बाद एक वो लॉग होगा, ताकि अच्छा लगे। और इस लॉग पे मैं एक लैंटर्न डाल दूँगा ताकि मॉब्स कोई स्पॉन ना हुआ है। डे 17 पे फाइनली मैंने एक मैप बना दिया जो दिखा रहा था मेरा घर कहाँ है। लेकिन जावा में मैप को समझना ना इंजीनियरिंग से कम नहीं है। और फिर से सोने के बाद मैं डे 18 पे स्पीड बिल्ड की स्किल दिखा रहा था ब्रिज बनाते बनाते, लेकिन ये वुड की वेस्टिंग थी, क्योंकि मेरे को इतना लंबा भी नहीं खींचना था। और मेरे को डे 17 में फिर से वुड काटने जाना पड़ा। और
अब आ चुका था डे 19, जब मेरे को थोड़ी वुड और माइन करनी थी ताकि मैं इस ब्रिज को बना सकूं और इसके साइड में अपना काव फार्म रख सकूं। लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला था लैंटर्न कैसे बनाते हैं, लेकिन देर बाद पता चला, पता नहीं मेरे साथ क्या ग्लिच हो रहा था कि मेरे नगेट्स नहीं बन रहे थे। और फिर पता चला जहाँ पर मैं रहता हूँ वो प्लेन्स बायोम है, प्लेन्स बायोम के साइड में थोड़े जानवर भी थे, तो शायद से मैं उनको भी लाता, लेकिन मैंने लाया था काउस को, क्योंकि काउस का जो फूड होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और माइनक्राफ्ट गेम में, और वो बहुत काम का था। और लेदर से मेरे को बुक शेल भी बनानी थी। तो यहाँ पर मेरे को अपना एक दोस्त दिखता है, मेरा घोड़ा, तो मैं उसको जल्दी से अपना टेम कर लेता हूँ और उसके ऊपर सैडल पहना देता हूँ। अगर आप पूछोगे सैडल कहाँ से मिली है, तो जो अबैंडन माइनशाफ्ट थी उसकी स्ट्रिंग से थोड़ी फिशिंग की और मेरे को सैडल मिल गई। और अब फाइनली इस ब्रिज की शेप भी पता चलने लगी थी कि कैसे बनेगा, और फिर मैं माइनिंग पे चले गया और मैं आपको इस ब्रिज का पूरा फाइनल पार्ट ही दिखाऊंगा। मैं सरप्राइज़ को बेकार नहीं करना चाहता क्योंकि बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और फिर मेरे को पता चला माइन में कुछ डायमंड बच गए थे, तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज का फाइनल पार्ट। तो ये है मेरे ब्रिज का फाइनल रिजल्ट। मैंने यहाँ पूरी काओ की आर्मी खड़ी कर दी थी ब्रीडिंग कर करके, और इसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब उतनी मेहनत इसको बिल्ड करने में नहीं लगी जितनी मेहनत मेरे को इन काओ को इधर लाने में लगी है। फिर इन सारी काओस को इधर लाकर जो भी बड़े लोग थे उन सबको मार डाला। ये वैसे मुझे एक्सपी भी चाहिए थी इनकी वजह से थोड़ी, क्योंकि जो एक्सपी फार्म है वो मैं अगले बार बनाऊँगा जब मेरा अगला पार्ट आएगा इसका, अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और अब आ गया था फाइनल डे। जी हाँ, ये जो सीरीज़ है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने 25 करके डेज डाले हैं, क्योंकि इतनी सारी अगर मैं एक बार में दिखा दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन सकती है। तो इसलिए अब आता है सीरीज़ का लास्ट डे। और ये वही इमेजिनेशन है जो मैंने सोची थी जब मैं वर्ल्ड बना रहा था। और यहाँ मैंने एक एन्चेंटिंग सेटअप भी बना दिया और सारी काउस को मार दिया। और अब टाइम था एन्चेंटमेंट देखने का अपनी डायमंड पिकैक्स पे। तो फाइनली मैंने अभी तक सर्वाइव कर दिए थे डेज़। और फिर मैंने इसके आसपास बुक शेल्फ लगाने का सोचा, क्योंकि मैंने बहुत सारी शुगर केन्स भी की खेती कर दी थी, लेकिन मैंने आज तक अभी तक इनका कोई ऑटोमेटिक फार्म नहीं बनाया है। वो इजी होता है बनाना, लेकिन तब भी मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मुझे लेक के आसपास ग्रो करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसके आसपास सारे के सारे बुक शेल्फ लगा दिए। मेरे पास 32 लेवल थी जो मॉब्स को मार के मिली थी। और फिर मैंने यहाँ पर अपनी आयरन पिकैक्स डाली, और फिर मैंने जब डायमंड डाली मेरे को एफिशिएंसी 4 मिली, तो मैं जल्दी से लापिस लेकर आया और फिर मैंने एफिशिएंसी 4 ली और मेरे को मिली सिल्क टच और अनब्रेकिंग 3। अगर आपको वीडियो एंजॉयबल लगी तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पे मेरे को थोड़े लाइक्स दे दो। मुझे एम नहीं करना, लेकिन तब भी इस वीडियो को लाइक कर लो। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।